नमस्ते धर्मपाल जी। हाँ अमित, आओ बैठो। जी धन्यवाद। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है धर्मपाल जी। पर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ पूछो। ब्रिटिश इंडिया के बारे में मुझे आपसे पूछना है, जिस पे आपकी और मेरी बात हुई थी पिछली बार। और मुझे ये जानना है धर्मपाल जी कि वो सब कुछ तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लिए ही किया था ना। जो बदलाव उन्होंने इस देश में किए थे, क्योंकि जो ज़रूरी बदलाव उन्होंने किए थे उनको तो वो यहाँ से नहीं ले गए ना। उससे तो हमारा भला ही हुआ था। वो चाहे शिक्षा का मामला हो, कानून हो, पुलिस हो, खेती हो, आदि और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब भी। हाँ, बदलाव तो उन्होंने इस देश में किए ही, पर वो सब उन्होंने हमारे लिए किया या खुद अपने लिए, और इस देश के लिए वो कितने ज़रूरी थे, इसे तो हमें देखना पड़ेगा ना। मैं कुछ समझा नहीं धर्मपाल जी। देखो अमित, सन 1750 से भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते ही अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक व्यवस्था को बदलना शुरू किया था, न कि वो सब हमारे देश के लिए। इसमें सबसे पहला काम तो अंग्रेज़ अफसरों व सैनिकों के मातहत बढ़ती हुई अंग्रेज़ी सेना में भारतीयों को भर्ती किया गया। दूसरा, इससे भी अधिक महत्व का काम था भारत के खुशहाल खेतीहरों व कारीगरों को अलग अलग तरीकों से अपने अधीन करना, और यहाँ की खेती की उपज का आधा से अधिक भाग कर यानी टैक्स बंदूक व तलवार के जोर पर वसूल किया गया। इसी तरह से कारीगरों से ज़बरदस्ती काम करवाना और उनके उद्योगों से बनी वस्तुओं को कम से कम कीमत देना। आरंभ में तो ऐसी कार्रवाई मद्रास व बंगाल के क्षेत्र में ही रही थी, लेकिन सन 1800 के बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सारे भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार के बदलाव अंग्रेज़ों के अधीन आए हुए भारतीय क्षेत्रों में भी होने लगे। वहाँ भी नए तंत्र स्थापित होने लगे। पर ऐसा करना ठीक ही तो था धर्मपाल जी, क्योंकि भारत में तो कोई ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे यहाँ भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार क्षेत्र की अपनी स्थानीय सैनिक व्यवस्थाएं थी, और हर ग्राम व नगर में अपनी स्थानीय पुलिस व्यवस्था भी थी। सेना और पुलिस स्थानीय व्यवस्थाओं के अधीन होती थी। इसी तरह से ज़मीन का हिसाब किताब, उसकी रजिस्ट्री या उनमें आवश्यक तब्दीली करने वाले लोग भी स्थानीय व्यवस्थाओं के मातहत रहते थे। ज़मीन के हिसाब किताब से संबंधित लोगों को दक्षिण भारत में कनक पिल्ले और उत्तर में लेखपाल पटवारी इत्यादि कहा जाता था। इसी तरह से गांव के स्तर पर बढ़ई, लोहार, धोबी, कुम्हार, सिंचाई के साधनों की मरम्मत व व्यवस्था करने वाले, पंचांग और तिथि शुभ दिन इत्यादि बताने वाले, मंदिरों के पुजारी, देवदासी, गायक और दूसरे कर्मचारी गांव और नगर के मोहल्लों से संबंधित होते थे। गांव में इन सब का कृषि की उपज में हिस्सा होता था। अंग्रेजी शासन ने आते ही सेना, पुलिस, कनक पिल्ले, सिंचाई के साधनों की मरम्मत व काम करने वालों इत्यादि को इस व्यवस्था से पूरी तरह से अलग कर दिया। पुरानी व्यवस्था में इन लोगों को जो मिलता था वह अब मिलना बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब उसे कर के रूप में लेने लगी थी। इनमें से कुछ लोगों को तो ब्रिटिश सरकार ने अपना नौकर बना दिया, किंतु बाकी सब बेकार हो गए। अंग्रेज़ों से पहले भारत में दक्षिण और उत्तर दोनों में यह प्रथा थी कि किसी का अगर कुछ खो जाता था और पुलिस अगर खोई हुई चीज़ को तलाश करने में सफल नहीं होती थी, तो पुलिस को जिस व्यक्ति का सामान खोया होता था उसे हर्जाना देना पड़ता था। अंग्रेज़ी व्यवस्था ने भारतीय पुलिस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह नई केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की। ऐसा करते ही हर्जाने की बात तो पूरी तरह से समाप्त हो ही गई। उल्टे कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगा कि अंग्रेज़ी पुलिस जिनका कुछ खो जाता था और जो शिकायत दर्ज करवाते थे, उन्हीं के साथ मारपीट करने लगती थी। इसके साथ साथ ही ज़मीन का लगान अंग्रेज़ी व्यवस्था ने तिगुना चौगुना बढ़ा दिया, और सन 1790 के आसपास ज़मीन की मिल्कियत कुछ थोड़े से लोगों को दे दी, जिन्हें ज़मींदार कहा गया। वैसे इंग्लैंड में 100 वर्षों से ज़मींदार होते रहे थे, लेकिन ये ज़मींदार किसान से कुल फसल का 50 से 80% तक लगान के रूप में ले लेते थे। सरकार को कुल फसल का लगभग 10% ही देते थे, शेष अपने पास रखते थे। लेकिन बंगाल इत्यादि में जो जमींदार अंग्रेजों ने बनाए, वे किसानों से उनकी उपज का करीब 50% वसूल करते थे, और उसमें से 90% ब्रिटिश सरकार को कर के रूप में देते थे। उनके अपने पास किसान से वसूल किए गए लगान का 10% ही बचता था।
अंग्रेजी व्यवस्था के आने से जो गरीबी में भारी बढ़ोतरी हुई, उससे फसल के दाम गिर गए। इसका असर भी किसान पर दो तरफा हुआ, क्योंकि उसे लगान अब फसल के बजाय पैसे में देना होता था। मंदी के कारण फसल की कीमत कम होने की वजह से वास्तविक लगान की दर 80 से 90% तक होने लगी, यानी किसान के पास उपज का सिर्फ 10 से 20% ही बचता था। इस वजह से लगान वसूली में मुश्किलें आने लगी। इसलिए अंग्रेजी तंत्र ने सन 1792 में फैसला किया और जमींदार को यह हक दिया गया कि वह जब चाहे खेतीहर को जमीन से बेदखल कर सकता है। इससे पहले भारत में कभी भी किसान को इस तरह से उसकी जमीन से बेदखल करने का रिवाज नहीं था। लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों का तर्क था कि अगर इंग्लैंड में खेतीहर को वहां का जमींदार निकाल सकता है, तो भारत में ऐसा अधिकार और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लगान की दर इंग्लैंड से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि इतना बड़ा लगान वसूल करना आसान नहीं रहा होगा, इसलिए सेना की टुकड़ियों को, जिन्हें रेवेन्यू बटालियन कहा गया, कर वसूल करने के काम में लगाया गया। इसका परिणाम यह भी हुआ कि सन 1805 से 6 तक बंगाल बिहार के अधिकांश जमींदार दिवालिया हो गए। इसके बाद इन जमींदारियों की नीलामियां शुरू हुई और साहूकार, फौजी, ठेकेदार, राजा इत्यादि नए जमींदार बने। यह सिलसिला अगले 40-50 वर्ष तक चलता रहा और इस दौरान भारत की जनता की एक बड़ी संख्या भूखमरी, अकाल इत्यादि से सन 1900 और उसके बाद तक मरती रही। कविवर मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कुल दुनिया की लड़ाइयों में 100 वर्ष के अंदर सन 1793 से सन 1900 तक सिर्फ 50 लाख आदमी मारे गए थे, पर हमारे हिंदुस्तान में केवल 10 वर्ष में 1891 से सन 1901 तक भूख अकाल के मारे 1 करोड़ 90 लाख मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए थे। तब मैथिली शरण जी 26 वर्ष के थे। वे शायद राजेंद्र प्रसाद व जवाहरलाल नेहरू की उम्र के तब रहे होंगे। हो सकता है कि 1-2 वर्ष बड़े भी। इससे पहले सन 1830 के आसपास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारतवासियों से सब कुछ ले लिया, लेकिन उन्हें भीख मांगना अवश्य सिखा दिया है। महात्मा गांधी जनवरी सन 1915 में भारत लौटे थे। ऐसा लगता है कि मैथिली शरण जी की तरह बहुत से भारतीय गांधी जी के आने की तीव्र प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जहाज से बंबई पहुंचे, तब उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन ऐसा स्वागत गांधी जी को कुछ अच्छा नहीं लगा। उनके आने के 3-4 दिनों के अंदर भारत के कई प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में गांधी जी के आने को लेकर लंबे लंबे संपादकीय लिखे गए। मद्रास के हिंदू और इलाहाबाद के लीडर में भी उन्हें पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि किसी अवतार की प्रतीक्षा हो रही थी। यह वर्णन कुछ उसी तरह का है जैसा कि गौतम बुद्ध के जन्म का वर्णन अश्वघोष के बुद्ध चरित में किया गया है, कुछ ललित विस्तार से। अगर यह सही है कि सन 1891 से सन 1901 तक भारत में भुखमरी के कारण 1 करोड़ 90 लाख लोग मर गए, तो अंग्रेजी शासन के शुरू से उसके अंत तक भारत में 20-25 करोड़ जन भुखमरी से मरे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। इसी तरह करोड़ों की संख्या में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और दूसरे जीव जंतु भी मरे होंगे। वन और पेड़ पौधे तो बहुत बड़ी तादाद में नष्ट हुए ही थे। इस तरह के शोषण और अत्याचार के कारण भारतीयों में अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति नहीं रह गई थी। वैसे तो भारत के लोग कभी भी खूंखार व लड़ाकू नहीं रहे, न ही उन्हें न्यायालयों में जाने का ही चाव था। अंग्रेजी राज्य ने उनके खेतों को छीनकर, उद्योगों व घरों को उजाड़कर उन्हें न्यायालयों की शरण लेने के लिए एक तरह से बाध्य किया। इन न्यायालयों में असत्य का सहारा लेना आवश्यक सा हो गया। अंग्रेजों ने जो न्यायालय स्थापित किए, उनमें अब तक भी यही बात ज़्यादा चलती रही कि भारतीय असत्य ही बोलते हैं। उन्हें असत्य बोलना उनके वकीलों और उनके कर्मचारियों एवं न्यायालयों ने ही सिखाया। जैसे जैसे न्यायालय स्थापित हुए, वैसे वैसे ही अंग्रेजी राज में जिले को चलाने के लिए दूसरे तंत्र भी स्थापित हुए। तालुकों को चलाने के लिए तंत्र बने, प्रदेशों को चलाने के लिए तंत्र बने, भारत को चलाने के लिए भी तंत्र बने। जितना अंग्रेज़ों से हो सका उतना उन्होंने भारत को कस कर रख दिया। लोगों को हिलने डुलने, सांस लेने तक का मौका नहीं रहा। भय और उसके साथ साथ गरीबी और मुफलिसी का राज छा गया। फिर भी अंग्रेज कुछ भयभीत ही रहे, विशेषकर भारतीय सैनिकों से। साधारणतः तो अंग्रेज यही मानते थे कि भारतीय सैनिक, जिनकी संख्या सन 1820-30 में 2-3 लाख रही होगी, उनके प्रति वफादार हैं। लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि कहीं अगर हवा का भाव बदल गया और भारतीय सैनिकों को यह लगने लगा कि अंग्रेज़ों का राज उखड़ने वाला है, तो फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएंगे।
इसी बीच सन 1829-30 के वर्षों में यह भी तय किया गया कि अंग्रेज़ों और दूसरे यूरोपीय लोगों को भारत में जहाँ तहाँ विशेषतः पर्वतों पर ठंडी जगहों पर बसाया जाए। धीरे धीरे ऐसी बसावट शुरू भी हुई। इससे पहले भी भारत में सैकड़ों जगह अंग्रेज़ों की छावनियाँ बनी थीं। सेना के साथ सेना की सेवा के लिए उनकी तुलना में 5-10 गुना ज़्यादा लोग सेना की सवारी और सामान ढोने के लिए, अन्य आवश्यकताओं के लिए और अन्य घरेलू कामों के लिए एकत्रित किए जाते रहे। इनमें से आधे से अधिक को उस समय की अंग्रेज़ों द्वारा घटाई गई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और कुछ लोगों को तो एकदम बेगार में ही रखा जाता था। अफसरों व सैनिकों के लिए वैशाल्य भी तभी बने और जैसे जैसे छावनियों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे यह सब ठिकाने भी बढ़ने लगे। सन 1857-58 की अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच की लड़ाई के बाद, जिसमें अंततः भारतीय हार ही गए, उनके सैकड़ों शहर लूटे गए और उनके 50 लाख लोगों को वृक्षों पर लटकाकर अलग अलग तरीकों से मार दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों को यह आवश्यक लगा कि भारत में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों और यूरोपियनों को बसाने का काम तेज़ी से आरंभ किया जाना चाहिए। आज जो पहाड़ी शहर देश भर में हैं और अनेक जगह चाय व कॉफ़ी के बगीचे या दूसरे बड़े व्यापारिक खेती के मैदान असम, बिहार और दक्षिण भारत इत्यादि में बने हैं, वे अधिकांशतः सन 1860 के इसी अंग्रेजी फैसले के बाद स्थापित हुए थे। इसी तरह सैनिकों की छावनियाँ भी और बढ़ाई गई होंगी। धर्मपाल जी, यहाँ आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपकी ये सब बातें सुनकर तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। मैं उन्हें भी जानना चाहता हूँ। हाँ, सवाल तो उठने ही चाहिए। बाकी और बात अगली बार करेंगे।